बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज से हम फर्स्ट ईयर मैथ्स के भी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आपको वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपको डिफ़िकल्टीज पेश आएंगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा साथ ही साथ। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया अभी तक तो काइंडली डू इट एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेट्स फाई, ये 0 और ब्रैकेट के अंदर 5, इन तीनों के बीच में आपने डिफरेंशिएट करना है। ये तीन सेट्स गिवन है, आपने बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। आप देख के ही बता सकते हो। ये सिर्फ 5 है, इसका मतलब ऐसे कोई सेट है जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब सेकंड नंबर पे आप देखें तो कोई ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट इज 0, राइट। एंड थर्ड सेट में आप देखें कोई ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है दैट इज 5, राइट। आप लिख सकते हो कि 5 is a null set, right, and bracket ये 0 is a set with one element, right, एक element है इसके अंदर that is 0, right। और इसी तरह से phi is a set with one element that is phi, right। इस तरह से आप इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। So dear students, question number 2 देख लेते हैं। Decide which sets are proper subsets of the other। आपने बताना है कुछ sets given है कि इनमें से कौन से sets दूसरे के proper subsets हैं। Proper subset का सबसे पहले आपको definition पता हो। Let's suppose A proper subset है B का। तो the first point you need to know is कि ये जो दो sets होंगे इसका मतलब ये equal नहीं होंगे। सेट बी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। लाइक लेट्स सपोज 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4। अब सेट बी में देखें जो 3 4 है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। सेट ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद है लेकिन सारे के सारे जो है सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद नहीं है। इस सिनारियो को हम कहते हैं कि ये जो ए है सबसेट है बी का, राइट, प्रॉपर सबसेट है बी का। अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल की बात की है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल की। थोड़ा अपने आइडिया के लिए हम इसको आसान बनाते हैं। ये आपका लेट्स सपोज स्क्वायर है, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज पैरेललोग्राम, और लेट्स सपोज ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब स्क्वायर तो आपको पता है कि कोई ऐसे 4 साइडेड फिगर है जिसमें चार उसके साइड्स होते, चारों साइड्स इक्वल होते और साथ में 90 डिग्री के 4 एंगल्स होते। रेक्टेंगल के केस में भी 4 साइड्स होते, चारों साइड्स 90 डिग्री के हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल होते हैं, राइट। ये दो इक्वल होंगे साइज में और ये दो इक्वल होंगे। इसी तरह से पैरेललोग्राम है, इसके दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते और साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो सारे 4 साइडेड फिगर आ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आता है, पैरेललोग्राम इटसेल्फ आता है। तो ये कोई भी 4 साइडेड फिगर हो सकता है। अब जो है आपने बताना है कि रेक्टेंगल किसका यहाँ पे सबसेट होगा। आप बता सकते हो कि रेक्टेंगल जो है सबसेट है पैरेललोग्राम का, राइट। या फिर यहाँ पे टी से शो किया है तो मैं भी इसको टी से शो करती हूँ। टी इज सबसेट ऑफ पी, क्योंकि दोनों के केस में जो है रेक्टेंगल के भी 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है, और पैरेललोग्राम के भी 4 साइड्स और 4 एंगल्स है। तो जो है टी सबसेट बन जाता है पी का, राइट। यानी ये आप कह सकते हो कि ये जो है टी पी का सबसेट है, उसके अंदर कंटेन हो जाता है, राइट।
इसी तरह रेक्टेंगल सबसेट है क्वाड्रिलेटरल का। क्यों? क्योंकि हर जो शेप है फोर साइडेड वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, तो आप कह सकते हो कि आर इज सबसेट ऑफ क्यू, राइट? बल्कि इसने एक्स से शो किया है तो आर आप भी एक्स से शो करें, आर इज सबसेट ऑफ एक्स, राइट? देन आप पैरेललोग्राम पे आ जाए। पैरेललोग्राम फोर साइडेड फिगर है, राइट? और उसके जो अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स है इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? सो आप यहाँ पे ये भी फोर साइडेड एक शेप है, उसके भी फोर एंगल्स है, तो आप बता सकते हो कि जो P है पैरेललोग्राम इज सबसेट ऑफ X, राइट? क्वाड्रिलेटरल का। इसी तरह से स्क्वेयर आता है। स्क्वेयर आप लिख सकते हो सबसेट है रेक्टेंगल का। और आपको पता हो कि सारे स्क्वेयर्स रेक्टेंगल बन जाते हैं, और स्क्वेयर जो है रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है जिसमें आप कह सकते हो कि स्क्वेयर इज सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, और स्क्वेयर रेक्टेंगल का सबसेट बन जाए तो दैट मीन्स ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल। जबकि रेक्टेंगल स्क्वेयर नहीं हो सकता क्योंकि रेक्टेंगल इज डिफाइंड कि उसके जो दो अपोजिट साइड्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट? इसी तरह से आप बता सकते हो कि स्क्वेयर इज सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स, राइट? सो आपने देखना है अकॉर्डिंग टू, यूजुअली आप एंगल्स देख लेते हो, साइड्स देख लेते हो, राइट? सो जैसे यहाँ पे आपने शेप ड्रॉ की है तो यहाँ से आप एक सीक्वेंस बना सकते हो कि स्क्वेयर इज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, अपने आसानी के लिए पैरेललोग्राम इज अ सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और ये तीनों सब भी क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये सारे जो है प्रॉपर सबसेट है क्वाड्रिलेटरल का। Question number 3. Write down all the subsets of x, y, z, t and find the power set of s is equal to 4, 8, 12. Right? सबसे पहला जो सेट दिया हुआ है आपने इसके सबसेट्स लिखने हैं, राइट? तो हम सबसे पहले इसका सबसेट लिखते हैं x, y, z and t, राइट? सो इसके सबसेट्स, सबसे पहला सेट जो इसके अंदर कंटेन है, अब सबसेट के अंदर दो आ सकते हैं, एक तो प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जो सेट इसके अंदर अगेन कंटेन हो, और इम्प्रॉपर जो इक्वल सेट जो इसके अंदर कंटेन हो, जैसे एक्स वाई जी टी इज कंटेन्ड इन एक्स वाई जी टी, तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। बाकी जितने भी हम सेट्स लिखेंगे वो इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। लेट्स सी कि ये सबसे पहला तो आप लिखोगे 5, राइट? यानी एक एम्प्टी सेट जो कि इसके अंदर कंटेन है, राइट? देन आप सिंगलटन सारे सेट्स, जैसे x इस सेट के अंदर कंटेन है, y कंटेन है, z है और t है, राइट? पहले आपने एक एक के कॉम्बिनेशन में लिखा, यानी आपने सिंगलटन में लिखा। देन आप दो दो के कॉम्बिनेशन में लिखो, जैसे आपने x को y के साथ लिखा और x को आपने z के साथ लिखा, राइट? इसी तरह से x को आपने t के साथ लिखा। देखिए x के कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए, अब आप y से स्टार्ट करें। y को आपने z के साथ लिखा। अब याद रहे कि आपने सिर्फ फॉरवर्ड जाना है। अगर आप z y लिखो उसका मतलब भी सेम है, इसलिए आपने बैकवर्ड नहीं जाना है, आपने सिर्फ आगे जाना है। और y को आपने t के साथ लिख लिया। y के कॉम्बिनेशंस भी कंप्लीट हो गए, अब आप z के लिख ले। z को आपने t के साथ लिखा। अब z को आपने y के साथ क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि ये पहले हो गया था y z और z y एक ही बात है, इसीलिए आपने सिर्फ आगे की जानिब जाना है। अब दो के कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए, राइट? तीन के कॉम्बिनेशन में आ जाए, x y z आपने लिख लिया। देन x y को आपने t के साथ लिख लिया, राइट? और x को z t के साथ लिख लिया, राइट? इसी तरह से x के कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए, y पे आ जाए, y z t आपने लिख लिया, राइट? इसी तरह से
ये y के भी कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए, तो आप एक कंप्लीट लिखोगे x, y, z एंड t। नाउ काउंट देम की टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल 16 ही होने चाहिए थे, तो 16 बन गए आपके सबसेट्स। और अब इसमें याद रखिए कि ये जितने सेट्स आपने लिखे हैं टोटल, ये जो 15 यहाँ तक आपने जितने लिखे, ये सारे आपके पास प्रॉपर सबसेट्स हैं, यानी कोई ना कोई एक एलिमेंट उसमें मिसिंग है जो कि उस मेन सेट में कंटेन हो, राइट। जबकि ये लास्ट जो आपने लिखा है दैट इज इम्प्रॉपर, क्योंकि ये जो सेट है ये इस पूरे के इक्वल है। अब हम देखते हैं पावर सेट कैसे बनाते हैं। पावर सेट भी इसी चीज के थ्रू हम बनाते हैं, लेकिन उसका एक सेट जनरेट होता है, राइट। सो लेट्स सी, S is equal to 4, 8 and 12, राइट। अब इसका जब आप पावर सेट लिखोगे तो आप इसको यूं शो करोगे, P of S is equal to, यूं सेट का निशान आप डाल दोगे पहले। तो सबसे पहला एलिमेंट है 5, राइट। देन है सिंगलटन में आपने लिख लिया 4, देन 8, देन 12, राइट। देन डबल पेयर में आपने लिखा 4 8 एंड 4 12। इसी तरह से आपने 8 को 12 के साथ लिखा, इसी तरह से कंप्लीट एक 4 8 एंड 12, राइट। तो ये आपका एक पावर सेट हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला भी है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि क्या आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सही लिखे हैं। तो उसका फॉर्मूला है 2 to the power n। अब 2 to the power n shows number of elements in the given set। जैसे 4 8 12 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, दिस विल गिव 8। यानी जो टोटल यहाँ पे सेट्स हो, सबसेट्स है यहाँ पे पावर सेट के, वो 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दैट मीन्स आपने करेक्टली इसको सॉल्व कर लिया है, राइट। Now moving to the next question, show that n is equal to 1 2 3 so on, e is equal to 2 4 6 so on and 5 1 3 5 so on are equivalent set। अब अगेन पता क्या होना चाहिए आपको, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होती है। इक्विवेलेंट सेट वो सेट है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेम हो दो सेट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सेट का सेम हो, जबकि जो एलिमेंट्स की शक्लें हो सकती है, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ये कहती हूँ 1 2 और A B, लेट्स सपोज ये दो सेट्स हैं, ये A है ये B है। अब ये जो दो सेट्स है ये इक्विवेलेंट है, क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, A में भी दो एलिमेंट्स है, B में भी दो एलिमेंट्स है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ 1 2 है और B भी जो है 2 1 है, लेट्स सपोज, अब ये जो दो सेट्स है ये इक्वल सेट्स है, क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और इन एलिमेंट्स की शक्लें भी सेम है, जैसे 1 2 इसमें भी है और 1 2 दूसरे में भी है। इक्विवेलेंट का मतलब सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एज n इज इक्वल टू 1, सॉरी इसको मैं मिटा देती हूँ। एज n इज इक्वल टू, आपने लिख लिया 1 2 3 एंड सो ऑन, इज एन इनफाइनाइट सेट। ये एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है काउंटेबल नहीं है, राइट। ऑल्सो e is equal to 2 4 6 and so on is an infinite set, right? And phi is equal to 1 3 5 and so on is an infinite set। देखिए ये जो तीनों सेट्स है इनफिनाइट है, तीनों के एलिमेंट्स का आपको नहीं पता कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या अंदाजा होता है, इस ये क्या इम्प्लाई करता है कि
ये इम्प्लाई करता है कि n is equivalent to E is equivalent to phi। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो तीनों सेट्स है ये इक्विवेलेंट है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, let S is equal to 1 to 10 20, T is equal to A B C D, then show that S is equivalent to T but S is not equal to T। अब देखिए जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में मिसाल दिया, एग्जैक्टली वही यहाँ पे शो किया हुआ है कि दो सेट्स गिवन है, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए 1 2 10 20 है, ए बी सी डी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है लेकिन उनकी जो शक्लें है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट है, आप यहाँ से ही बता सकते हो इक्विवेलेंट है लेकिन ये इक्वल नहीं है। सो आप इसको लिख ले एस एस इज इक्वल टू 1 2 10 20 and T is equal to A B C D। The number of elements in S and T are equal, so S is equivalent to T, right? But the elements in both sets are not same नहीं है। So इसका मतलब क्या हुआ कि S is not equal to T, इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। फाइन। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। सबसे पहले नल सेट का बताओ। नल सेट वो सेट जिसमें जो एलिमेंट हो कुछ भी ना हो, यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही मौजूद ना हो, उसको हम नल सेट कहते हैं। सबसे पहले सेट को देखिए कि एक जो है सेट गिवन है ए एक्स, कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4 है, हम इसको सॉल्व करेंगे और ये जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट करेंगे, राइट। अब ये देखिए 2x इज इक्वल टू 4 एंड x की यहाँ से जब आप वैल्यू निकाल लेते हो तो 4/2 x is equal to 2। Now the condition is x squared is equal to 16, जबकि 2 squared is equal to 16, 2 is 4 is not equal to 16। देखिए ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है विद दिस एलिमेंट। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 4 इसका आंसर आ जाता, लेट्स सपोज यहाँ पे 8 होता तो 4 इसका आंसर आ जाता तो ये फिर भी सही था, लेकिन ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा x इज इक्वल टू 2 के लिए। दैट मीन्स ये नल सेट है, इस जैसे सेट में कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि दिस इज नल सेट, राइट। अब दूसरे सेट को हम देखते हैं, आपको मजीद समझ आएगा। x प्लस 6 इज इक्वल टू 6, ये ही इक्वेशन गिवन है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करें। x is equal to 6 minus 6, x is equal to 6 minus 6 is 0, right। अब x is equal to 0 को आप अगेन इस इक्वेशन में पुट करें, x plus 6 is equal to 6 and 0 plus 6 is equal to 6, 6 is equal to 6, 6 is equal to 6, right। अब देखिए ये जो कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है किस एलिमेंट के लिए, x is equal to 0 के लिए। दैट मीन्स इस केस में हमारे पास जो है कोई वैल्यू आ रहा है x के लिए, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, आपने बताना है कि इज 3 5 इक्वल 5 3, क्या 3 5 5 3 के इक्वल है। अब देखिए इसमें और इस चीज में आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। 1 2 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 है, ये चीज सेट को शो कर रहा है और ये जो है ऑर्डर पेयर को शो कर रहा है। ऑर्डर पेयर नाम से ही जाहिर है कि ये एक
ऑर्डर में है, राइट। अब इस चीज को जब आप उल्टा लिखोगे तो इसका मतलब टोटली डिफरेंट होगा, जबकि इस चीज को 2, 1 ये विद फ्लावर ब्रैकेट सेट को जब आप इस तरह से लिखोगे तो इसका मतलब सेम होगा। अब जब ऑर्डर पेयर के केस में ये सवाल आ जाए कि 3, 5 क्या 5, 3 के इक्वल है, तो आप कहोगे कि नो, क्योंकि इसको इक्वल होने के लिए इसको होना चाहिए था 3, 5। इसको इक्वल होने के लिए लेट्स सपोज ए बी कॉमा सी डी है, लेट्स सपोज। अब इन दोनों को इक्वल होने के लिए केस ये होना चाहिए कि a इज इक्वल टू सी हो और b इज इक्वल टू डी हो, राइट। सो नो, आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो कि बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 5 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 3, राइट। सो ये इसका आंसर होगा। या सिंपली अगर ये 3, 5 और इसी तरह से दूसरा भी 3, 5 होता तो ही ये इक्वल होते हैं। इस केस में 3 और 5 इज नॉट इक्वल टू 5 एंड 3 इन केस ऑफ ऑर्डर पेयर्स, राइट। चले हम पिछले सवाल से रिलेटेड एक सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड x इफ x 3 इज इक्वल टू 2, 3, राइट। जैसे कि हमने बताया ऑर्डर पेयर के केस में दो ऑर्डर पेयर कैसे इक्वल हो जाते हैं। लेट्स सपोज ए बी और सी डी हो। जब a इज इक्वल टू सी हो, b इज इक्वल टू डी हो, उस केस में ये इक्वल बन जाते हैं। तो इस सवाल को सिंपली आप कैसे सॉल्व करोगे? x3 is equal to 2, 3, right? So that means x is equal to 2, 3 is equal to 3. So value of x is 2, right? So आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीनाहोलिक। जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा आप कमेंट में पूछ लीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।